हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी, उत्तराखंड जीके। तो दोस्तों, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट होती है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, तो काफ़ी यहाँ पर स्कोर गेन करने में दिक्कत होती है कई लोगों को, जो नए नए हैं दोस्तों। अगर जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो भी रिवाइज करके चले यहाँ पर, और जो नए हैं वो भी, सबके लिए बेनिफिट होगा इससे दोस्तों। तो और आगे एग्ज़ाम है, जैसे एसआई हो गया, आबकारी हो गया, पीसीएस प्री हो गया, और एलटी के एग्ज़ाम में जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं हमारे, तो उनके लिए भी उत्तराखंड पूछी जानी है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी यह क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में उच्च कोटि का चूना पत्थर भंडार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, जो खनिज संपदा है वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। आयोग वहीं से ज़्यादा प्रश्न उठाता है जो खनिज संपदा है। जो सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है दोस्तों। तो यहीं से मैंने प्रश्नों को बना रखा है, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं इन प्रश्नों को। तो दोस्तों, राज्य में उच्च कोटि का चूना पत्थर कहाँ प्राप्त किया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है पीपल कोटी, दूसरा है मंदारम, तीसरा है बाराकोट, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सभी ऑप्शन में जो सभी दिया गया है, सभी में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। जो पीपल कोटी है दोस्तों, ये कहाँ है? ये चमोली में है। मंदारम तथा बाराकोट कहाँ है दोस्तों? ये कालसी के पास देहरादून में स्थित है दोस्तों। आपको नोट डाउन करना है, कालसी के पास जो मंदारम और बाराकोट क्षेत्र है, वहाँ से उच्च कोटि का चूना पत्थर भंडार भी पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रख लेना है जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ आपको। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर तथा डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, जो मिक्स खदानें होती है दोस्तों इनकी, चूना पत्थर डोलोमाइट की, तो कहाँ मिलता है दोस्तों ये? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्योंकि चमोली में भी डोलोमाइट पाया जाता है और रुद्रप्रयाग में भी पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, संगमरमर राज्य में कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है टिहरी, तीसरा है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। संगमरमर राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो देहरादून में भंडार मिलते हैं संगमरमर के, हो जाएगा देहरादून और टिहरी में, दोनों जगह में संगमरमर पाया जाता है, रखना है दोस्तों। और अलकनंदा और बिरही गंगा, जो अलकनंदा की सहायक नदी है दोस्तों बिरही गंगा, तो उनके आसपास के क्षेत्र में भी संगमरमर के अवशेष पाए गए हैं दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न, इनमें से कौन से जिले में मैग्नेटाइट का भंडार नहीं मिलता है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मैग्नेसाइट होगा दोस्तों। ये मैग्नेटाइट तो लोहे का एक रूप होता है, मैग्नेसाइट होता है दोस्तों। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, और राज्यों के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेसाइट लिखना है दोस्तों आपको इसको। पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है यहाँ पर चमोली और चौथा है नैनीताल। तो दोस्तों आपको नहीं बताना है यहाँ पर कि किस में नहीं पाया जाता है मैग्नेसाइट। तो दोस्तों आपने भी पढ़ ही रखा होगा कई लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में मैग्नेसाइट नहीं बल्कि लोहा पाया जाता है दोस्तों। तो लोहा पाया जाता है नैनीताल में। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये नैनीताल में पाया जाता है। तो जो मैग्नेसाइट की प्रमुख खदानें हैं दोस्तों वो कहाँ है? तो मैग्नेसाइट सर्वाधिक जो झिरोली क्षेत्र है, अल्मोड़ा का झिरोली हो गया, और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र, पिथौरागढ़ का चंडाक। तो दोस्तों आपको ये दोनों याद रखने हैं कि झिरोली और चंडाक किस लिए फेमस हैं दोस्तों? तो ये मैग्नेसाइट के भंडार के लिए फेमस हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मुख्यतः पाया जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पांचवा, देहरादून में मसूरी के समीप स्थित महागांव और क्यारकुली खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। तो कहाँ पर हैं दोस्तों? देहरादून के मसूरी के समीप जो महागांव क्यारकुली, देखा हो कई लोग मसूरी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए, जो देहरादून में रहते हैं या अन्य जगह पर रहते हैं दोस्तों। तो कई लोग मसूरी घूमने गए होंगे, तो रास्ते में भट्टा गांव पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो महागांव और क्यारकुली है दोस्तों, सामने दिखता है क्यारकुली, तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों? डोलोमाइट हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो खड़िया है दोस्तों, ये वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है
महागांव और कियारकुली में दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, अगर आयोग डेप्थ में क्वेश्चन बनाता है दोस्तों तो यहीं से उठाएगा। अगर उसको मॉडरेट या इजी पूछना होगा तो सिर्फ यही पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, मसूरी देहरादून के बीच में, तो ऐसा पूछ लेगा। तो आपको डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आगामी एसआई का एग्ज़ाम है जो अच्छे खासे लेवल का है, तो वहाँ पर प्रश्न डीप बनने की संभावना है दोस्तों। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और छठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट के भंडार नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस जिले में रॉक फॉस्फेट के भंडार नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है नैनीताल और चौथा है टिहरी। तो किस में हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ नहीं मिलते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो रुद्रप्रयाग में रॉक फॉस्फेट के भंडार नहीं मिलते हैं, जबकि देहरादून, नैनीताल और टिहरी में मिलते हैं। दोस्तों आपको ये तीनों याद रख लेने हैं अच्छे से। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सेल खड़ी मुख्यतः नहीं पाई जाती है। अब आपको सेल खड़ी का बताना है कि सेल खड़ी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो इनमें 3 जिलों में तो पाई जाती है, जो एक जिला नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है टिहरी और चौथा है पिथौरागढ़। तो किस में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पिथौरागढ़ है दोस्तों, यहाँ सेल खड़ी नहीं पाई जाती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सेल खड़ी कहाँ कहाँ पाई जाती है, देहरादून, नैनीताल, टिहरी। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है आयोग। तो इसका उपयोग किस लिए होता है दोस्तों, जो सेल खड़ी होती है इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, सीमेंट और कागज में किया जाता है दोस्तों। तो सेल खड़ी का मुख्यतः यही एक प्रयोग है दोस्तों, किस लिए उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, कागज आदि के लिए। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आठवां, राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी दोस्तों। तो गंधक की खोज उत्तराखंड में कब की गई थी दोस्तों। गंधक जो मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों सहस्त्र धारा, जो सहस्त्र धारा देहरादून में पिकनिक स्पॉट है दोस्तों, सहस्त्र धारा, आप गए भी होंगे कई लोग सहस्त्र धारा में। तो वहाँ पर एक गंधक नामक पदार्थ निकलता है दोस्तों, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो गंधक है उससे नहाने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि गंधक सहस्त्र धारा में भी पाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कब गंधक की खोज की गई थी दोस्तों। तो ये की गई थी दोस्तों 1957 में गंधक की खोज की गई थी। और कहाँ की गई थी दोस्तों ये खोज, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी नदी घाटी के अगल बगल दोस्तों। तो रूपगंगा घाटी के समीप ही जो सुदोला ग्राम है दोस्तों, वहाँ पर गंधक की खोज की गई थी। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि गंधक की खोज कब और कहाँ की गई। तो 1957 में रूपगंगा घाटी में सिदोला ग्राम के पास ही स्फटिक शिलाएं हैं दोस्तों, वहाँ पर गंधक निकलता है। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है। और एक सहस्त्र धारा भी ठीक है दोस्तों, जो सहस्त्र धारा है वहाँ पर भी नहाने से त्वचा के कई रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों इसका। तो आपको इतने सारे फैक्ट मिल गए हैं, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 9वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर राज्य में मक्षिका खनिज कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बागेश्वर, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है नैनीताल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मक्षिका किसे कहते हैं, इससे पहले इसे समझ लेते हैं। ये पायराइट को बोलते हैं, पायराइट एक धातु होती है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं काला सोना। काला सोना तो कोयला को कहते हैं दोस्तों। वो जो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं दोस्तों। अगर ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में देखें दोस्तों, तो ज्योग्राफी में प्रश्न बन जाएगा कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये पायराइट को ही कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, ये पायराइट को कहा जाता है। और कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मक्षिका जो इसमें यह एक लोहे का सल्फाइड है दोस्तों, जो मक्षिका है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों। ये अल्मोड़ा में तो मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों, अल्मोड़ा में। और एक आपको और भी याद रखना है कि यह गढ़वाल में पाया जाता है दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र में जो पौड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर भी मक्षिका है, जो पायराइट पाया जाता है दोस्तों, अल्मोड़ा और गढ़वाल में। तो दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। अल्मोड़ा तो आपको विशेषतः याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है यहाँ पर। ये तो आयोग ने पूछ भी रखा है दोस्तों प्रीवियस ईयर में कि राज्य में बेराइट्स कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, वो तो बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से यूकेपीएससी बार बार रिपीट करता है प्रश्नों को। तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला प्रश्न है टिहरी, दूसरा है देहरादून, तीसरा है रुद्रप्रयाग, चौथा है चमोली। तो राज्य में बेराइट्स कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है दोस्तों देहरादून में। तो देहरादून में बेराइट्स पाया जाता है। तो बेराइट्स ओनली देहरादून में ही पाया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आयोग ने वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज न हो, ताकि आयोग ने यही प्रश्न बनाया था कि बेराइट्स एक देहरादून में ही पाया जाता है, और यहीं से प्रश्न उठा दिया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है बेराइट्स कहाँ पाया जाता है, तो देहरादून में पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
अगला है यहाँ पर 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? पहला है 4 मार्च 2001, दूसरा ऑप्शन है 31 मई 2023 और तीसरा है 4 अप्रैल 2001 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2001, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड में सबसे पहले खनन नीति आई थी वो आई थी 4 अप्रैल 2001 को। तो आपको विद डेट याद रखना है। और जो वन क्षेत्र में स्थित खदानें हैं दोस्तों, उनका खनन का कार्य कौन संभालती है दोस्तों? तो उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा ही खनन का कार्य देखा जाता है दोस्तों, वन विकास निगम। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा किया जाता है? वन विकास निगम के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, वन विकास निगम। तो आपको ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं थोड़ा इससे और जुड़े जितने भी फैक्ट हैं और किस किस के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और गढ़वाल मंडल विकास निगम है और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है उसके द्वारा भी किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के प्रत्येक जनपदों में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2020 और चौथा है 2021। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं इसको। जो ये खनिज फाउंडेशन न्यास था दोस्तों, जो खान और खनिज अधिनियम आया था 2015 में उसके तहत ही 2015 में ही की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। जो प्रश्न है यहाँ पर, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास प्रत्येक जनपदों में दोस्तों, ये तो अच्छे से याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले। तो दोस्तों कुछ और जुड़े फैक्ट है यहाँ पर, तो अगले प्रश्न में देख लेंगे। इससे रिलेटेड भी अगला प्रश्न इससे रिलेटेड ही है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसको। 13वां प्रश्न है दोस्तों, राज्य में कितने प्रतिशत उप खनिजों की रॉयल्टी का अंशदान के रूप में जमा किया जाता है? तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 10%, तीसरा है 14% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अंशदान के रूप में उप खनिजों से है दोस्तों, वो हो जाएगा 25%। 25% है जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्य खनिज कितना है दोस्तों? तो मुख्य खनिज भी याद रखना है आपको। मुख्य खनिज 10% हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है, 25% और 10%। उप खनिजों की रॉयल्टी का आएगा दोस्तों तो 25%। अगर मुख्य खनिज का आएगा दोस्तों तो वो 10%। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी 2023 नीति लाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य से तो आपने प्रश्न बनते हुए देखे हैं एग्जाम में, तो उद्देश्य सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। पहला ऑप्शन है सिंचाई व्यवस्था को सुधारना, दूसरा है खनन की रॉयल्टी दरों की एकरूपता, तीसरा है अवैध खनन पर रोकथाम और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, जो राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी 2023 की नीति है दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाना। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न है यहाँ पर। 15वां प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय ने 23 फरवरी 2023 को राज्य की कितनी नदियों को अगले 5 वर्षों के लिए खनन तथा निकासी की पर्यावरण मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है पहला है 4, दूसरा है यहाँ पर 5, तीसरा है 6 और चौथा है 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि पर्यावरण मंत्रालय ने 23 फरवरी 2023 को राज्य की कितनी नदियों को अगले 5 वर्षों के लिए खनन तथा निकासी की पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 4 नदियाँ बता देता हूँ दोस्तों आपको कौन कौन सी है। तो 4 नदियाँ दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है। पहली है शारदा, जो काली नदी है दोस्तों, शारदा हो गई। ऑप्शन बन जाएगा ऐसा कि इसमें किसको मंजूरी नहीं मिली दोस्तों, 4 नदियां दे देगा और इसमें एक एलिमिनेट करने के लिए आ जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से याद रखना है चारों को। पहला है शारदा, दूसरा है गौला, तीसरा है कोसी और चौथा है दावका। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारी कुमाऊं क्षेत्र की नदियां हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रखना है इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां प्रश्न। 16वां, राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों तो मिट्टी से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। खनिज को देख लिया दोस्तों हमने, अब देख लेते हैं थोड़ा मिट्टियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है टर्सरी मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है क्वार्टज मिट्टी और चौथा है ज्वालामुखी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों दून घाटियों में, देहरादून के ऊपर, तो वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्सरी मृदा ही यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। अब देख लेते हैं अन्य मिट्टियों को।
तो दोस्तों जो लाल मिट्टी है दोस्तों, लाल मिट्टी पहाड़ की ढालों और पर्वतों के किनारे पाई जाती है दोस्तों। जो देखा भी होगा आपने, पहाड़ों की ढालों में जो जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं टिकता है वहाँ पर लाल मिट्टी के अवशेष होते हैं दोस्तों। तो पहाड़ों की ढालों और पर्वतों के किनारे में लाल मिट्टी होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वार्टज मिट्टी। तो क्वार्टज मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर क्वार्टज मिट्टी पाई जाती है। तो भीमताल में क्वार्टज मिट्टी पाई जाती है। अब ज्वालामुखी मिट्टी देख लेते हैं, तो यह भी भीमताल के क्षेत्र में ही पाई जाती है। दोस्तों दोनों याद रखना है आपको, क्वार्टज मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, भीमताल क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है जितने भी एक्स्ट्रा की पॉइंट बता रहा हूँ आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 17वां प्रश्न है यहाँ पर, 1 सेकेंड। किस मिट्टी में जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है? पहला ऑप्शन है दोमट मिट्टी, दूसरा है ज्वालामुखी मिट्टी, तीसरा है वन की भूरी मिट्टी और चौथा है भाबर मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि जैव तत्व की अधिकता तथा चूना और फास्फोरस की कमी किसमें होती है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। वन की भूरी मिट्टी है जो दोस्तों, उसमें यह कमी होती है। और भाबर मिट्टी दोस्तों, जो भाबर मिट्टी है इसमें मोटे निक्षेप पाए जाते हैं बालू के। जो भाबर होता है दोस्तों, जब नदियाँ मैदान की ओर प्रवेश करती है दोस्तों, तो वहाँ पर जो कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं नदी के अवसाद, तो दोस्तों उसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोटी बालू के निक्षेप पाए जाते हैं। और तराई मिट्टी, तो दोस्तों दोमट मिट्टी जो तराई जो भाग में पाई जाती है दोस्तों, दोमट मिट्टी। और इस शिवालिक क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत इसके अवशेष हैं दोस्तों, दून घाटी के क्षेत्र में। तो ये भी याद रखना है आपको। ज्वालामुखी मिट्टी तो हमने देख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 18वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड की कितनी आबादी गाँव में निवास करती है दोस्तों? तो प्रतिशत में बताना है आपको कि कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पर 69.77% और दूसरा है यहाँ पर 70%, तीसरा है 60.46% और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 69.77% है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों, उत्तराखंड कृषि प्रधान राज्य है। हालांकि यहाँ पर आय का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वो पर्यटन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69.77%। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं 19वां प्रश्न। दोस्तों 19वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में 80 साला बंदोबस्त किसने कराया था? तो पहला ऑप्शन है गार्डनर, दूसरा है बैटन, तीसरा है गोवन और चौथा है ट्रेल। तो दोस्तों अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पर कई बंदोबस्त हुए थे दोस्तों। तो सबसे पहला बंदोबस्त 1815 में किसने कराया था दोस्तों? ब्रिटिश कालीन। तो वो कराया था गार्डनर ने, जो कुमाऊं के पहले कमिश्नर भी थे दोस्तों, गार्डनर। तो उन्होंने 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। तो उसके बाद ट्रेल ने कराए थे दोस्तों 7 भूमि बंदोबस्त। तो जो 80 साला बंदोबस्त है दोस्तों वो विशेषतः यहाँ पर प्रमुख है, क्योंकि 80 साला बंदोबस्त उस टाइम पे सन 80 जो संवत था दोस्तों वो चल रहा था। और ये कितने सालों के लिए किया था दोस्तों? इसको पंचसाला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 साल के लिए किया था दोस्तों यहाँ पर ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त। तो यहाँ से प्रश्न बनता भी है एग्जाम में कि 80 साला बंदोबस्त तो ये किसने कराया था दोस्तों? एक कराया था ट्रेल ने। तो ट्रेल कौन थे दोस्तों? ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे ट्रेल, जिनका कार्यकाल भी काफ़ी लंबा रहा था दोस्तों, 1816 के आसपास से और जो 35 तक रहा था दोस्तों, 35-36 तक इनका शासनकाल। उसके बाद गोवन आ गए थे, उसके बाद लुसिंगटन आए, फिर बैटन आए, फिर कौन आए दोस्तों? उसके बाद रैमजे आ गए थे दोस्तों। तो सीरियल में लगाने के लिए भी आ जाता है दोस्तों कभी कभी, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और जो और बंदोबस्त हैं दोस्तों अंग्रेजों से जुड़े हुए, तो उनको मैं किसी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों आप यहाँ पर गच्चा खाने वाले हो पक्का, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे रखे गए हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है NC होगा दोस्तों, ही नहीं है सी होगा, NC स्टीफ, दूसरा है इबर्टसन, तीसरा है पॉ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है ध्यान से एकदम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था ये किसके काल में हुआ था? तो आप क्या मारोगे? इबर्टसन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल पूछा है दोस्तों। उस टाइम पे स्टीफ थे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर, तो स्टीफ के समय हुआ था दोस्तों। और किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था इबर्टसन ने, क्योंकि आपने विकेट बंदोबस्त देखा होगा 1863 का, विकेट बंदोबस्त पड़ा होगा 1863 का, जो वैज्ञानिक पद्धति से हुआ था उत्तराखंड में। तो इस टाइम पे विकेट थे दोस्तों, तो इन्होंने कराया था, जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी थे। पर उस टाइम पे कार्यकाल किसका था दोस्तों? वो था बैटन का। तो बैटन था उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर। तो ऐसा आ जाएगा कि किसके कार्यकाल में हुआ था?
तो आपको ये मानना है। अगर ऐसा आ जाएगा किसने कराया तो इवर्सन आ जाएगा, जो कि 1928 के टाइम पे हुआ था दोस्तों, 1928 में हुआ था दोस्तों, ये वाला इवर्सन ने करवाया था जो। और उस टाइम पे कौन थे दोस्तों, उस टाइम पे थे स्टीव कुमाऊं कमिश्नर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो आज यहाँ पर 20 ही प्रश्न है दोस्तों, डेली मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आता हूँ उत्तराखंड के, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करनी है वीडियो, और लाइक कमेंट तो आपको करना है दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट भी नहीं करते हो दोस्तों। सपोर्ट बना के चलोगे तो यहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, तो आपको सपोर्ट ज़रूर बनाना होगा दोस्तों। आगामी एग्जाम जैसे एसआई हो गया, आबकारी हो गया, पीसीएस प्री हो गया, तो दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।